हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी से चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में आप बेसिकली खनिजों और ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। खनिज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी चीजों का हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे खनिज क्या होते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं खनिज क्या होते हैं। तो अगर हम भूवैज्ञानिकों की माने, अगर उनके अनुसार हम देखें, तो जो एक खनिज होता है वो एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप है, एक तत्व होता है खनिज। अगर हम वैज्ञानिकों की माने, तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो एक खनिज होता है वो एक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध समरूप तत्व होता है, एक तरह का तत्व होता है जिसकी एक ना निश्चित आंतरिक संरचना होती है, जिसका एक प्रॉपर आकार शेप होता है और जिसकी निश्चित की वो आंतरिक संरचना उसकी होती ही होती है, उसकी आंतरिक संरचना। तो एक प्राकृतिक तत्व जो विद्यमान है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, वो क्या होता है? खनिज होता है। और खनिज जो है वो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि खनिज केवल एक ही रूप में पाए जाते हैं। आप खनिजों के कई अनेक तरह के प्रकार भी देख सकते हैं, कई अनेक रूपों में खनिजों को आप देख सकते हैं, जिसमें कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं किसमें? खनिज में। ये सभी क्या एग्जाम्पल है खनिज के। अब हम देखते हैं अयस्क क्या होते हैं। तो जो लोहा, मैग्नीज और जो अभ्रक होता है, इनके जैसे जो खनिज होते हैं ना, उनके अंशों का ही मिश्रण होता है, जो मिश्रण के रूप में होता है अयस्क। ठीक है, क्योंकि जो खनिज है वो हमें अयस्कों से पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें धरती से सीधा डायरेक्ट हमें खनिज मिलता है, नहीं, हमें अयस्क मिलते हैं और उससे हमें खनिज मिलते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो खनिज है वो अयस्कों में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। मतलब उनमें ना जब खनिज हमें मिलते हैं या अयस्क जब हमें मिलते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध नहीं होते, उनमें बहुत तरह की अशुद्धियां होती हैं। उनको फिल्टर करके फिर हमें खनिज मिलता है जो शुद्ध होता है। ठीक है, और क्योंकि वे जब वो स्टार्टिंग में मिलते हैं तो वो अशुद्ध होते हैं और प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, जिनको हम अयस्क कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो खनिज है उनका हमारे लिए क्या महत्व है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज, चाहे वो सुई हो या फिर जहाज, ये सभी चीजों जो हैं वो खनिजों के द्वारा ही बनाई गई है। फिर वो चाहे इमारतें हो, पुल हो, खनिज, ये सारी चीजें क्या है? खनिजों से ही बनाई जाती हैं। चाहे वो सुई हो, जहाज हो, ये सभी चीजें कहाँ हमें खनिजों से ही मिलती हैं। अगर खनिज ना होते तो इनका बनना संभव ना हो पाता। चाहे वो इमारत बनाना हो, पुल बनाना हो, अगर भोजन हमें करना है तो उसमें भी खनिज होते हैं। और मशीन हो, औजार हो, ये सभी क्या है? खनिजों से ही बनते हैं। और परिवहन के साधन, बर्तन एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं ये हमें खनिजों से ही बनाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं कि अगर आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आपको कुछ न हर चीज जो है वो खनिजों के द्वारा ही बनी हुई दिखेगी। तो आप बता सकते हैं कि जो खनिज है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं जो हमें खनिज हैं जो हमारे, उनका प्राप्ति स्थल क्या है, कहाँ से हमें खनिज जो है वो मिलते हैं। तो हमें जो खनिज मिलते हैं ना वो आग्नेय और कायांतरित सैलों से भी मिलते हैं, धरातली जो चट्टान होते हैं वहां से भी मिलते हैं और महासागरीय जो जल होते हैं वहां से भी मिलते हैं। तो जो आग्नेय और जो कायांतरित होते हैं, जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, ये सभी क्या है? ये अवसादी चट्टानों की परतों में पाया जाता है। और कोयला, पोटाश, सोडियम, नमक एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर धरातलीय चट्टानों की बात करें तो इनसे अपघटन से जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में हमें सोना और चांदी, टीन, प्लेटिनम हमें उपलब्ध होते हैं। और अगर हम महासागरीय जल की बात करें तो नमक, मैग्नीज, ब्रोमाइन, ये सभी क्या है? हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता है। इन सभी का क्या होता है? जो आग्नेय और कायांतरित चट्टान होते हैं उनमें खनिजों का निर्माण होता है। और जो धरातलीय चट्टान होते हैं उसमें अपघटन से जलोढ़ का जो जवाब जमाव हो जाता है और जो प्लेशर निक्षेप होते हैं उनमें हमें मिलते हैं सोना, चांदी और टीन, प्लैटिनम। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो आग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उनमें क्या मिलता है हमें। आग्नेय और जो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनकी जो दरार होते हैं, जोड़े होते हैं, जहाँ पे वो
टूट जाते हैं, दरारें आ जाती हैं जहाँ पर, और जहाँ पे वो जुड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, तो उस और उनके जब उपलब्ध होते हैं हमें, और जो विद्रोह होते हैं वहां पर हमें मिलते हैं आग्नेय और कांस्य चट्टानों के खनिज। और जो छोटे जमाव होते हैं, शिराएं होती है, उनके रूप में, और जो बड़े जमाव होते हैं ना, उनके परत के रूप में हमें पाए जाते हैं जो खनिज होते हैं। और जब ये तरल या फिर गैसीय अवस्था में होते हैं, तो ये क्या होता है, दरारों के सहारे से भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये गर्म होते हैं, तो ये जो दरार बनते हैं उसके वजह से क्या होता है, ये ना ऊपर धकेले जाते हैं, धकेले जाते हैं पृष्ठ के ऊपर, ऊपर जो भूपृष्ठ है हमारा, वहां पर ऊपर वह धकेले जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिस दौरान वो नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं, उस दौरान क्या होते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जस्ता, तांबा या जिंक जैसे या शीशा जैसे जो खनिज है वो हमें मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब तरल गैसीय अवस्था से जब वो ऊपर दरारों के सहारे ऊपर आ रहे होते हैं, तो वो रास्ते में ठंडा हो जाते हैं और जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें शीशा जैसे खनिज जो है वो मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि भूगर्भ शास्त्री कौन होते हैं। तो भूगर्भ शास्त्री हमें उनको कहते हैं, वे वैज्ञानिक होते हैं जो चट्टानों की प्राकृतिक और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं, कि जो चट्टान है उनका प्रकृति कैसा है, वो कौन से प्रकृति के हैं और उनका निर्माण कैसे हुआ है, इसका जो अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं भूगर्भ शास्त्री। अब आ जाते हैं कि खनन क्या होता है। तो खनन होता है पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों और जो अन्य उपयोगी खनिज हैं उनको बाहर निकालना खनन कहलाता है। अगर हम धातुओं या अयस्क जो हैं उनको, अगर हम खनिजों को बाहर निकालते हैं पृथ्वी के गर्भ से, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है खनन। अब हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण और उनका आधार क्या है उनके वर्गीकरण का। तो उनके रंग, चमक और जो कठोरता, वो कितने कठोर हैं, कितने मुलायम हैं, उनका घनत्व कितना है, वो कितने क्रिस्टलीय हैं, इसके आधार पर जो खनिज होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, खनिजों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जो कि धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो अगर हम धात्विक खनिज की बात करें, तो इसमें जैसे लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज आते हैं। ठीक है, लौह धातु जिनमें लोहे लोहे के गुण पाए जाते हैं, और अलौह धातु जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं। और अधात्विक की बात करें, जिनमें अधात्विक वो होते हैं जैसे कि अभ्रक, नमक, ये होते हैं अधात्विक, जिनमें धातु उपलब्ध नहीं होते। सल्फर, चूना, विषम, ये जो धातु होते हैं वो अधात्विक होते हैं। ठीक है, ये जो खनिज होते हैं। और फिर एक आते हैं हमारे पास ऊर्जा खनिज। ये क्या होता है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, वो होते हैं ऊर्जा खनिज, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीएनजी वगैरह। तो ये सभी आ जाते हैं ऊर्जा खनिज में, राइट। अब हम देखते हैं धात्विक खनिजों को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि धात्विक खनिज वे होते हैं, वे खनिज जिनमें धातुओं का अंश होता है। इनके नाम से ही पता चल रहा है, धात्विक खनिज जिनमें धातुओं का अंश होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज। तो लौह खनिज वो होंगे जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज और निकल और कोबाल्ट। और अलौह खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है, जैसे कि तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट। ये सभी हैं तो धात्विक खनिज, पर इनमें लोहे का अंश नहीं होता, इसलिए इनको अलौह खनिज कहा जाता है। और बहुमूल्य खनिज की बात करें, तो जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुमूल्य, बहुत ही अधिक कीमत वाले, अधिक मूल्यवान होते हैं ये खनिज, इसीलिए इनको बहुमूल्य खनिज कहा जाता है, जैसे कि प्लैटिनम, सोना, चांदी एक्सेट्रा। तो आई होप कि यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क एक आधारभूत होता है, खनिज होता है, तथा औद्योगिक विकास में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। तो जो उद्योग होते हैं, अगर उनके विकास के जो निर्भर करता है, वो लौह अयस्क ही करता है, उनके विकास की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है लौह अयस्क। क्योंकि भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत जो है उच्च कोटि के लौह अंश युक्त अयस्क में धनी है। भारत में ना उच्च कोटि के जो लौह अयस्क होते हैं वो विद्यमान है। और अब हम देखते हैं मैग्नेटाइट। ये क्या होता है, ये उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है, जिसमें 70% क्या होता है, लौह अयस्क होता है, लौह अंश का, लोहे का अंश होता है मैग्नेटाइट में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होता है, जो विद्युतीय उद्योगों में विशेष रूप से उपयोग की जाती है। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें 70% तक लौह अंश पाया जाता है, और इसमें चुंबकीय गुण होता है मैग्नेटाइट में।
अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें लौह अयस्क की पेटियां, उड़ीसा, झारखंड, पेटी महाराष्ट्र, झारखंड पेटी महाराष्ट्र, गोवा पेट, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ये सभी क्या है, तुकमंगलूर, ये सभी हैं भारत में लौह अयस्क की पेटियां। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्नीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैग्नीज एक मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जब इस्पात बनाया जाता है ना, तो उसमें मैग्नीज का एक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और जब इस्पात बनाया जाता है तो इसमें 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब अगर 1 टन आपको इस्पात बनाना है तो उसके लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। और इसके उपयोग से ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है, कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं, इन और जो पेंट होता है, इन सभी का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज के द्वारा बनाया जाता है इन सभी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बॉक्साइट। तो जो बॉक्साइट है उसके निक्षेपों की रचना जो होती है वो एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों में विघटन होती है। जो विभिन्नता वाले चट्टान होते हैं ना, जो जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं, वहां पे हमें बॉक्साइट उपलब्ध होते हैं। और जो एल्यूमिनियम है वो एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति रखता है अपने साथ। ठीक है, और उसके साथ अत्यधिक हल्का होता है और सुचालक भी होता है। और इसमें क्या होता है ना, अत्यधिक आघात वर्धता होती है, मैलेबिलिटी, मतलब इनको पीटा भी जा सकता है एल्यूमिनियम को। ठीक है, मैलेबिलिटी होती है इनमें, घात वर्धता होती है। और भारत में जो बॉक्साइट है उसके निक्षेप जो है मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, अमरकंटक के पहाड़ में, मैकाले की पहाड़ियां, और जो बिलासपुर और जो कटनी के जो पठारी प्रदेश है, वहां पे हमें पाए जाते हैं बॉक्साइट के निक्षेप। अब हमने यहाँ पे एक बुक की कटिंग ली हुई है, इसको देखिए जरा, कि इसमें बुक की कटिंग में क्या बताया है कि कन्नड़ भाषा में जो कुதிरे है ना, कुதிरे जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है घोड़ा। और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। इसीलिए जो बेलाडीला की पहाड़ियां हैं वो बैल के डील यानी हम्प, डील का मतलब यहाँ पे होता है हम्प, जिससे मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है। जैसे कि आपने कुதிरे का नाम सुना होगा, तो कुதிरे का अर्थ क्या होता है, घोड़ा, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है इसीलिए। और बेलाडीला की पहाड़ियों का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बेला के डिला यानी उसके हम से मिलता है, जिसके कारण इसका नाम जो है वो बेलाडीला और कुதிरे पड़ा है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का कितना अंश है, तो मध्य प्रदेश जो है उसका 33% भाग जो है मैग्नीज के कुल उत्पादन का, वो केवल मध्य प्रदेश में ही है। और उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है 27% के लिए, उड़ीसा 16% के लिए, कर्नाटक 12%, आंध्र प्रदेश 10% और अन्य जो है वो 2%। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वहां पे 33% जो है वो केवल मध्य प्रदेश में ही उपजाया जाता है मैग्नीज को। अब हम देखते हैं अभ्रक। तो ये जो अभ्रक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों में जाना जाता है। तो जो अभ्रक है वो प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है, या तो प्लेट के रूप में मिलता है या फिर एक के ऊपर एक ऐसे परत बनी होती है अभ्रक की। और जो अभ्रक के निक्षेप है वो प्रमुखतः कहाँ पर है, छोटा जो नागपुर का पठार है, उत्तरी पठार के किनारे जो है, और जो बिहार, झारखंड और कोडरमा है, और जो गया है और हजारीबाग, पेटी, ये सभी क्या है, यहाँ पर हमें अभ्रक उपलब्ध है, अभ्रक की प्राप्ति होती है। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में अजमेर के पास और आंध्र प्रदेश की नेल्लोरी पेटी अभ्रक विद्युत और जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसमें प्रयोग किया जाता है इस अभ्रक का। अभ्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है, इसमें इसका उपयोग विद्युत में भी किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग होते हैं वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है, जो चट्टानों में पाई, जो चट्टान मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बने रहते हैं वहां पर हमें चूना पत्थर मिलता है। और ये अधिकांशतः जो है वो अवसादी जो चट्टान होते हैं उनमें पाया जाता है। और जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योगों का एक आधारभूत कच्चा माल है। जैसे लोहा था वो उद्योगों का कच्चे माल के रूप में देता है, आधारभूत उद्योग होता है उसका लौह। तो उसी प्रकार जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। ठीक है, और लौह प्रगलन की जो भट्टियां हैं उसके लिए अनिवार्य है। जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है वहां की जो भट्टियां हैं उसके लिए एक अनिवार्य हो जाता है चूना पत्थर। अब हम देखते हैं
कि जो खनन उद्योग है उनको घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जहाँ पे खनन होता है, वो जो उद्योग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, अ, बहुत ही खतरनाक होते इनको खतरनाक माना जाता है इन उद्योगों को, और घातक भी कहा जाता है इनको। इस उद्योग से क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनके स्वास्थ्य और जो पर्यावरण है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी इनको खतरनाक या फिर घातक उद्योग कहा जाता है। और जो श्रमिक होते हैं उनको फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, खदान में पानी भर जाता है, आग भी लग जाता है कई बारी, और जिससे श्रमिकों में डर बना रहता है, ठीक है? क्योंकि वहां पे हमेशा धूल मिट्टी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको हृदय संबंधी, फेफड़े संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी हो जाती हैं, और आग भी लग जाती है, तो कई बारी श्रमिकों की मौत भी हो जाती है, तो जिस वजह से श्रमिकों में डर बना रहता है। और कई बार जो खदान होती है उनकी छत भी गिर जाती है, जिसकी वजह से भी उनकी जान गंवानी पड़ती है श्रमिकों को, इसलिए भी इनको घातक कहा जाता है। और खनन के कारण क्या होता है, जो नदी का जल है वो प्रदूषित होता है, और जो भूमि और मिट्टी है उसका अपक्षय होता है, जिसकी वजह से भी जो खनन उद्योग होते हैं उनको घातक उद्योग कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो खनिज है, खनिज संसाधन है, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो खनिज संसाधन है उनका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जो खनिज है वो हमारे उद्योग और कृषि के आधार है, और खनिज हमारे दैनिक उपयोग में भी बहुत उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस वजह से भी खनिजों का संसाधनों का संरक्षण बहुत उपयोगी है। और क्योंकि जो खनिज है वो नवीकरणीय नहीं होते हैं, और निक्षेपों की जो कुल मात्रा है बहुत ही कम मात्रा में है। जो अगर हम किसी भी खनिज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनके निक्षेप हमारे पास बहुत सारे, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। और इनके निर्माण में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं, और ये बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं। जिस तेजी से हमें, जितना हमारे पास खनिज है नहीं, उसके डबल स्पीड से हम, उसके भी ज्यादा स्पीड से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जितना हमारे पास अवेलेबल है उससे ज्यादा हम इनको खर्च करते हैं, जिसकी वजह से भी ये हमें संसाधनों को बचाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना है, उसके लिए भी खनिजों का संरक्षण जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो खनिज संसाधन है उनके संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो जो खनन होता है उसमें परिष्करण के दौरान इन पदार्थों को बर्बादी कम हो, जब उनको परिष्करण किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, इनके खनिजों की ना बर्बादी की जाती है, तो वो कम की जाए, और जहां तक संभव हो प्लास्टिक और जो लकड़ी है उसका प्रयोग करें, प्रमाणित जो प्लास्टिक होते हैं। और खनन और जो खनिज सुधार प्रक्रिया है उसमें धातु बनाने तक कम से कम अपव्यय हो, और जो योजनाबद्ध तरीके से ना खनिजों को पुनः चक्रण किया जाए, पुनः उपयोग किया जाए। जो खनिज पुनः उपयोग लायक होते हैं उनको पुनः उपयोग किया जाए, ठीक है, और उनका पुनः चक्रण किया जाए, रिसाइकलिंग करी जाए, राइट। और जो नियोजन होता है और सतत पोषणीय विकास तरीके से उपयोग किया जाए इनका, और पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए खनिजों का उपयोग करते वक्त। और खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए, जैसे कि सीएनजी गैस, राइट। पेट्रोल के विकल्प में हम सीएनजी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई हमें अन्य विकल्प भी ढूंढने चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम खनिजों के संरक्षण में हेल्प कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार होते हैं। अब हम कोयले के प्रकार देखते हैं कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें तो जो संपीड़न की मात्रा और गहराई और जो समय के अनुसार कितना पुराना है कोयला, उसके अनुसार 3 प्रकार के कोयले होते हैं। पहला लिग्नाइट, दूसरा बिटुमिनस कोयला, और आगे हम देखेंगे लिग्नाइट क्या होता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, और ये मुलायम होने के साथ-साथ नमी युक्त होता है। और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार जो है वो तमिलनाडु में एक नवेली नाम का क्षेत्र है, वहां पर मिलता है ये जो लिग्नाइट नाम का खनिज है, ठीक है। और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है इसका। और ये जो बिटुमिनस कोयला होता है वो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले का बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, जो बहुत ही अधिक तापमान से प्रभावित होता है। और धातु शोधन में अगर हम बात करें तो उसमें उच्च श्रेणी के जो बिटुमिनस कोयले होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। अगर हम बिटुमिनस कोयले की बात करें तो जब लोहे को पिघलाया जाता है तो उसमें इसका एक बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। अब हम देखते हैं तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है एंथ्रेसाइट कोयला।
तो ये क्या होता है, ये एंथेसाइट कोयला जो होता है एक सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। ठीक है, और ये भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयले जो है वो दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाए जाते हैं। एक होता है हमारा गोंडवाना, ठीक है, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष 200 लाख वर्ष से भी कुछ अधिक है, और जो दूसरा है वो है टर्शरी निक्षेप, जो कि 55 लाख वर्ष पुराने हैं। अगर हम समय के अनुसार बात करें तो गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप पाए जाते हैं कोयला के। अब हम देखते हैं कि गोंडवाना जो कोयले हैं वो धातु शोधन के कोयले हैं, और इनके प्रमुख संसाधन जो है वो दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। ठीक है, गोंडवाना कोयले के और जो महत्वपूर्ण कोयले हैं, और जो गोदावरी, महानदी, सोन नदी, जो वर्धा नदी होती है, इन सभी में कोयले के जमाव होते हैं। और अगर हम टर्शरी कोयले की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य जो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर पाए जाते हैं टर्शरी तरह के जो कोयले होते हैं। तो राइट, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम, जो कि हमारा एक ऊर्जा संसाधन है। तो भारत में जो कोयले के पश्चात दूसरा ऊर्जा का जो दूसरा प्रमुख साधन है वो है पेट्रोलियम, खनिज तेल। और ये ताप प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों का कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करता है। एक नोड की तरह काम करता है, नोड बिंदु का, ठीक है। और भारत का जो 63% पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई से निकलता है, और जो 18% गुजरात से और 13% जो है वो असम से आता है, पेट्रोलियम जो है। और आप देख सकते हैं कि 63% जो है वो कहाँ से हमें केवल मुंबई हाई से ही उपलब्ध होता है। और अब हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। तो परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक जो ऊर्जा के अणुओं की जो संरचना होती है उनको बदलने की प्राप्ति की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्म के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। और इसके उपयोग से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत के उत्पन्न करने में किया जाता है। और जो यूरेनियम होता है और जो थोरियम होता है वो झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है, और परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और केरल में मिलने वाली जो मोनाजाइट है वो रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। केरल में एक मोनाजाइट नाम का रेत पाया जाता है, उसके अंदर भी क्या होता है, हमें थोरियम की मात्रा उपलब्ध होती है। अब हम देखते हैं आणविक शक्ति। तो अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, मतलब जो अणु होते हैं जब उनका विखंडन होता है तो उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं आणविक शक्ति। तो आणविक खनिज क्या है, जो परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे कि यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम, ये क्या है, आणविक खनिज हैं। और भारत में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछते जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझ के जाना है कि भारत में जो सौर ऊर्जा है उसका भविष्य उज्जवल क्यों है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम का फेवरेट है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो भारत है, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, और ये प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और निम्न वर्ग के लोग होते हैं जिनका जो कि आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। ये भी एक कारण हो जाता है कि जो भारत है उसमें सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। भारत में क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सूरज की जो किरणें होती हैं वो उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से भी जो भारत, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देश है, जिसकी वजह से भी सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल है भारत में। अब हम देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो जो महासागरीय तरंगे होती हैं उनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और जो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पन्न की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। और उच्च ज्वार में इसमें क्या होता है, संकरी और जो खड़ी नुमा होता है प्रदेश द्वारा उसमें पानी भी भर दिया जाता है, ठीक है। और द्वार जो है वो बंद होने पर बांध में ही रह जाते हैं, ठीक है। और जब बाढ़ के द्वारा जब बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इस रास्ते से पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, तो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से बांध बना दिया जाता है जिसमें ना पानी इकट्ठा हो जाता है, जब रुक जाता है वहां पे दीवार सी बन जाती है, ठीक है।
और फिर जब जल को पाइप के थ्रू लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो जल है वो घूमते हुए जाता है। ठीक है? टरबाइन कुछ पंखे के शेप का होता है, जो कि जल जो है वो घूमते हुए जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो खत्म होता है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching.